आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 12th में 2024 में जो किसका फिजिक्स का जो आया हुआ है मॉडल सेट, हम उसको लगाने वाले हैं। ठीक है, मॉडल सेट को आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। मॉडल सेट है उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। अभी कितने में आया? 2024 में आया हुआ है। तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल, ठीक है। इसके मॉडल सेट को हम सबसे पहले लगाते हैं। फिर से है इसका क्या है, सिलेबस क्या है, मतलब जो भी जो पैटर्न है वो पैटर्न को भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या है पैटर्न? वही दुगुना क्वेश्चन होगा, ठीक है। दुगुना क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको क्या लगाना होगा, आपको इसमें से मतलब जो 70 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव को सही करना है, लगाना है, क्या टिक सही लगाना है। 35 ऑब्जेक्टिव वही पैटर्न है, दुगुना क्वेश्चन है। तो चलिए 2024 का है, उसके बाद हम पीछे 2-3 साल का और भी आया होगा उस सबको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2024 में जो आया हुआ है, जो प्रेजेंट में आया हुआ उसको हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश है जिसकी दिशा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ऑप्शन डी नंबर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इक्वल टू प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ऊपर के लिए फोर्स के लिए हो जाएगा एन, और कूलम के लिए मतलब ये आवेश के लिए कूलम। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? तो न्यूटन कूलम या न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। तो क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाता है? जो एक कूलम जो आवेश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? तो होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन से। 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन से। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। अगला देख लीजिए, किसी प्रावैद्युत माध्यम का प्रावैद्युतांक होता है। किसी वैद्युत रोधी किसी वैद्युत रोधी मात्रक का प्रावैद्युतांक हो सकता है। तो कैसा है? वैद्युत रोधी है। तो वैद्युत रोधी होता है जो उसका प्रावैद्युतांक होता है वो 1 से अधिक होता है। ठीक है, ये क्या है? वो 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? डी नंबर। 6.0 है। तो याद कर लीजिए यहाँ से, जो वैद्युत रोधी है उसका जो प्रावैद्युतांक होता है वो 1 से अधिक होता है। निर्वात के लिए प्रावैद्युतांक या वायु के लिए प्रावैद्युतांक होता है, निर्वात के लिए या वायु के लिए जो होता है 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर, मतलब विद्युत क्षेत्र किसको किसको विक्षेपित कर, जैसे एक्स किरण हो गया, न्यूट्रॉन को, एक अल्फा को, गामा को। तो जिस पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा उसी को विक्षेपित करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे तो कुछ चार्ज होता नहीं है, गामा पे भी कुछ चार्ज होता नहीं है। ठीक है, एक क्या है? एक्स किरण, तो क्या है? एक्स किरण, तो एक्स किरण पे भी कुछ चार्ज होता नहीं है। तो कौन हो जाएगा? अल्फा। अल्फा, एक अल्फा कण पे चार्ज होती है उस पर। जो अल्फा, एक अल्फा है वो किसके समान है? वो हीलियम के नमाज समान है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। ठीक है, परमाणु भर कितनी होती है? 4 होती है। तो क्या किसको प्रभावित करेगा? जो एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको? तो एक अल्फा किरण को विक्षेपित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा है। आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाले बल होंगे। तो आवेश द्वारा क्या है? देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला E इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन में Q होता है। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू QE। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट देखिएगा,
एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू है, मतलब ये देख लीजिए वो अति है, घन है, ठीक है, ये घन है, इसके बीच में क्या है, क्यू आवेश है, आवेश है, घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स, मतलब एक तल से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो एक तल से कितना, तो पूरे फ्लक्स से कितना निकलेगा, तो जो विद्युत फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो एक तल से कितना लगेगा, तो जितना फ्लक्स होगा उसे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना फ्लक्स है, तो हो जाएगा कितना, जो फ्लक्स एक तल से कितना फ्लक्स निकलेगा, उसके लिए हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन, तो कौन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी नंबर। अगला चलिएगा, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या होगी, तो आपको एक गोलीय चालक की धारिता दे दिया हुआ है, सी इक्वल टू क्या दे दिया, सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला दे दिया, क्या होता है, सी इक्वल टू 4 पाई, क्या मतलब क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आपको त्रिज्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, त्रिज्या आर पूछा हुआ है, और आपको धारिता दिया हुआ है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, क्या है, तो यहाँ पे सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सी के नीचे भेज दीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आर पता चल जाएगा आपको, तो सी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक गुने, अब माइक्रो को बदलिएगा 10 के पावर -6 अपॉन में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन को 9 गुने 10 के पावर, क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको बदलिएगा तो 9 गुने 10 के पावर 1, क्या है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर ही लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लिकेशन करके यहीं पे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे इंटू क्या लिखिएगा, 1 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा, इंटू 9 गुने क्या हो जाएगा 10 के पावर 9, क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसको लगाने पर कितना हो जाएगा, 6 है 9 है, तो ये तो 9 1 से 9, इंटू ये 6 में घट जाएगा तो 1000 बताएगा, तो कितना हो जाएगा 9000, 9000 क्या होगा, 9000 क्या हो जाएगा, इसमें मीटर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9000 मीटर, 9000 मीटर, इसी को किलोमीटर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर, आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर 9 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेट की आकृति पर, प्लेट के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, और प्लेटों के बीच अंतराल पे, तो संधारित्र की धारिता का एक फॉर्मूला सी इक्वल टू भी पढ़े होंगे, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, तो डी दूरी होती थी प्लेट के बीच की दूरी, के क्या होती थी उसके बीच का प्रावृत्तांक, और ये क्या होता था प्लेट का क्षेत्रफल, एक एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये है। तो देखिए प्लेटों की आकृति, ठीक है, प्लेटों की आकृति हाँ करती है, देखिए एरिया है, प्लेटों का आकार बात वही हुआ, एरिया, प्लेटों के बीच का अंतर ये भी है, लेकिन प्लेटों के आवेश, यहाँ पे क्यू का कोई फॉर्मूला नहीं, प्लेटों के आवेश पर, तो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो प्लेटों के बीच के आवेश पर, मतलब प्लेटों पर ये जो धारिता है वो प्लेटों पर जो आवेश होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। अगला, समान धारिता के 3 संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम, पहले किस में जोड़ा गया, समांतर में, 3 पहले 3 को समांतर में जोड़ा गया, तो समांतर में पहले किसको समांतर में जोड़ा गया, समांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2 + C3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपको 3C, ठीक है, और उसके बाद किस में जोड़ा गया, उसके बाद आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, उसके बाद जस्ट आपको समांतर के जोड़ने के बाद आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो क्या होगा, तो अनुपात उसका पूछना है, ठीक है, अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो 3 पहले 3 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बता दिया हुआ समांतर और श्रेणी क्रम, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में 1 अपॉन में क्या C1 + 1 अपॉन में C2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो धारिता सेम है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम सी, तो क्या हो जाएगा C अपॉन में 3, और देखिए क्या हो जाएगा, सबसे समझिए इसको क्वेश्चन को, पहले से हम किसको जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे ना तीनों को, समांतर में, तो C1 + C2 + C3, तो कितना हो जाएगा
समान 3 संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो दोनों दशाओं में तुल्यधारिता होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपको, इसको समांतर क्रम में जोड़े हैं तो इसके लिए आ जाएगा आपको 3C, ठीक है। और श्रेणी क्रम में जो आपको जोड़िएगा इस प्रकार का, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपको क्या हो जाएगा C, तो C/3 हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात पूछा था, पहले समांतर अपॉन में और उसके बाद श्रेणी क्रम में 3C अपॉन में क्या जाएगा मल्टीप्लिकेशन अपॉन में क्या जाएगा 3/C, ऊपर चला गया C से C कट गया तो 9:1 हो जाएगा। तो कितना है 9:1, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वोल्ट मीटर मात्रक होता है। जो वोल्ट मीटर है वो किसका मात्रक है, ठीक है, वोल्ट मीटर किसका मात्रक है, तो वोल्ट मीटर जो होता है यहाँ से पढ़ेंगे E = dV अपॉन में dx, यहीं से फार्मूला V का हो जाता है वोल्ट और इसका हो जाता है x का मीटर। तो वोल्ट मीटर जो मात्रक होता है किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है। लगा लीजिए कौन सा, ऑप्शन C नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर, याद कर रखिएगा, ρ = ठीक है। अगला, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो परम शून्य ताप पर मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत जीरो, मतलब शून्य टेम्परेचर है, तो उस पर जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है वो कैसा व्यवहार कर देगा, तो पूर्ण कुचालक, हाँ, तो यहाँ कौन हो जाएगा पूर्ण कुचालक, मतलब उसे करंट वर्ड पास नहीं होगा, हिट दीजिएगा तभी पास होगा वहाँ से करंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को, R = क्या फार्मूला है, तो क्या होता है फार्मूला R = यहाँ से R क्या होगा फार्मूला, तो होता है ρL/A, तो यहाँ पे तो रो को ई में ही मान लिया है, ठीक है, ई है तो ये फार्मूला होता है, तो मान लीजिए ए, तो कौन सा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला, जब ताप वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध, तो ताप वृद्धि करते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप वृद्धि हम करते हैं तो चालक का प्रतिरोध, जब ताप हम वृद्धि करेंगे तो चालक का प्रतिरोध होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है ताप वृद्धि करने पर, याद कर रखिएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, जो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है यहाँ से क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति यहाँ से, यहीं से फॉर्मूला बनता है V = क्या है IR/V, IR से, तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला रख सकते हैं, या P = क्या होता है VI भी होता है, P = VI, ये भी एक होता है, और यहीं से और भी फार्मूला रखेगा तो P = V इंटू आई के जगह पे, आई की जगह V/R यहाँ पर रख सकते हैं, तो V²/R, तो V²/R हो जाएगा, V²/R, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर। अगला देख लीजिए, 3-3 बनता है, ठीक है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुने क्या हो जाएगा, 10 के पावर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10 के पावर क्या हो जाएगा 19 जूल, -19 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, किसका नियम है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न क्या करता है, तो विद्युतीय चर और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या है, √ε/में μ0 का मात्रक है, तो सभी का मात्रक रखने के बाद जो आता है वो ओम के इक्वल होता है, किसके इक्वल, ओम के इक्वल, ठीक है। एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक दूसरे के, जब मान लीजिए एक ही दिशा में जो जाएगा, क्या है, एक ही दिशा में करंट हम जाएगा, इसको क्लास में भी सॉल्व किए होते हैं ऐसे को, ठीक है। तो एक ही दिशा में कोई करंट जा रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा, समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, तो क्या क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, क्या कर सकता है,
ना प्रतिकर्षित ना आकर्षित, क्या कर सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया, उनमें से क्या हो सकता है? जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करता है, तो ऑप्शन सी नंबर, एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको दिया हुआ है, तो ये टाउ बराबर फॉर्मूला है, टाउ बराबर, तो टाउ बराबर होता है टाउ इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो किस पे ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है? ठीक है, किस पे ऊर्ध्वाधर घटक जो शून्य होता है वो होता है किस पे? तो चुंबकीय निरक्ष पे, निरक्ष पे ही ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु है। तो विद्युत चुंबक किसको बना देते हैं? इसमें जो आंसर होगा नर्म लोहा होगा। ठीक है, नर्म लोहा को ही क्लोराइड बनाया जाता है। अगला, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है। तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होती है, ठीक है, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होती है उसकी चुंबकशीलता का मान जो होता है वो एक से अधिक होता है। कितने से? एक से अधिक। अब प्रतिचुंबकीय, क्या लिखे? अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या है? जो क्या बोले, जो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होगी? तो एक से अधिक होती है, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक, एक से कम किसको होती है? तो प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो ये अनुचुंबकीय का चुंबकशीलता कितना हो सकती है? तो ऑप्शन मारिएगा ऑप्शन बी नंबर, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, उदासीन बिंदु होता है। तो उदासीन बिंदु क्या होगा? उदासीन बिंदु, तो उदासीन बिंदु पे बी इक्वल टू बी एच हो जाएगा। यहाँ चुंबक, बी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज क्षेत्र दोनों जब इक्वल होगा तो उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, ठीक है, उदासीन बिंदु उसी को बोलते हैं। अगला लिखिए, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का आधारित है? तो लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके संरक्षण पे? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। अगला, प्रेरक का मात्रक होता है स्वप्रेरक। ठीक है, ऐसे तो हेनरी होता है, लेकिन अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब कौन सा मात्रक होगा? तो पढ़े होंगे प्रेरक, तो बराबर ई इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी। ठीक है, तो यहाँ से एल इक्वल टू निकालना है, एल इक्वल टू, ठीक है, एल इक्वल हो जाएगा ई डी टी अपॉन में डी आई। तो क्या लिख सकते हैं? ई डी टी में, ई डी टी अपॉन में डी आई, एल इक्वल टू हो गया ई डी टी अपॉन में डी आई। ठीक है, डी आई, ई डी टी अपॉन में डी आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका हो जाएगा डी टी। देखिए ई है, ई का हो जाएगा वोल्ट, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, और करंट आई का हो जाएगा एम्पियर। तो वी अपॉन में ए क्या हो जाएगा? ओम सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी अपॉन में मतलब यहाँ पे क्या होगा? एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन में एम्पियर किसका मतलब होता है? इसी को बोलते हैं हम लोग ओम। तो ओम सेकेंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन? ओम सेकेंड, ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एल अपॉन में आर की विमा निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? एल अपॉन आर की विमा निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? तो इसमें जो निकालिएगा, जो एल अपॉन में जो आर होगा उसकी जो विमा होगी वो एल सी के बराबर होगी। ठीक है, प्रेरक है अपॉन में प्रतिरोध। ठीक है, इसका और बीमा और एल सी का बीमा दोनों का क्या होगा? इक्वल होता है। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट 5√2 एम्पियर है तो धारा का वर्ग मान मूल मान क्या होगा? तो फॉर्मूला आता है आई आर एम एस, क्या हो जाएगा? मतलब आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन में √2। तो आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है? ये 5√2 अपॉन में क्या हो जाएगा? √2 से √2 कट गया, आंसर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरक श्रेणी क्रम में लगे हैं
तो प्रेरकीय क्या क्या परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो प्रतिबाधा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जेड इक्वल टू √r² प्लस XL का स्क्वायर। तो क्या था रूट अंडर, यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिरोध है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 8 कितना होगा 64, और 6 का स्क्वायर 36। तो 64 और 36 हो जाएगा 100, √100 में से क्या हो जाएगा √100 100 में से क्या बाहर हो जाएगा 10। तो कितना आंसर हो जाएगा 10 ओम। तो आंसर लगा लीजिए 10 ओम, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, तप्त तार एमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में किस प्रभाव पर आधारित है। तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन कौन सा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। क्या है, विशुद्ध प्रेरकीय क्या है, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। तो ऑप्शन ए होता है, शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो ए 0 होता है। अगला, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, भावर धारा, दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा। तो क्या है, भावर धारा तो हो सकती है ट्रांसफार्मर में, लेकिन दिश धारा संभव नहीं, प्रेरित धारा भी हो सकती है, प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, दिश धारा संभव नहीं है। अगला देखिए, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, तो क्या हो जाएगा √LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, LR परिपथ की प्रतिबाधा √, वही R² प्लस XL का होल स्क्वायर। तो XL की जगह पे क्या हो जाता है, तो ω² L²। आंसर डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी तरंग वैद्युत चुंबकीय नहीं है। इनमें से कौन सा तरंग जो है वो वैद्युत चुंबकीय नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, अल्फा तरंगे, गामा तरंगे, अवरत तरंगे और एक्स तरंगे। तो आंसर होगा अल्फा जो तरंगे होती है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है, बाकी सब क्या वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है, परावैगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य तरंगे और रेडियो तरंगे। तो इनमें से जो आंसर क्या होगा, जो सबसे अधिक आवृत्ति के जो तरंग है वो क्या है, गामा तरंग है। मतलब बहुत तीव्र, मतलब बहुत फास्ट है, इसकी भेदन क्षमता भी सबसे अधिक होती है। वो बोलते हैं सबसे गामा किरण, या गामा किरण की भेदन क्षमता भी सबसे अधिक होती है, ठीक है। और सबसे आवृत्ति भी इसकी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण की दिशा होती है वो E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के समांतर होती है, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1/2 एप्सिलॉन E², एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता तथा E वैद्युत क्षेत्र की विमा। तो देखिए इसके लिए अब क्या करेंगे, पहले एप्सिलॉन का बीमा रखेंगे, उसके बाद E² का बीमा रखेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आंसर होगा, तो अब इसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्या है 1/2 एप्सिलॉन E² है, तो इसका बीमा क्या होगा इसके लिए, तो जो 1/2 एप्सिलॉन E² का जो बीमा निकालिएगा डायरेक्ट, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो होगा 1/2 एप्सिलॉन E² का जो बीमा होगा वो ML−T−2 होगा, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी। अब देखिए होगा कैसे, ये कैसे निकालिएगा आप लोग। तो एप्सिलॉन का बीमा यदि पता है M−1L−3T⁴ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा आपको पता है E का। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से निकाला जा सकता है, ठीक है। ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो माध्यम प्रकाश का वेग क्या होगा, ऑप्शन दे दिया हुआ इतना, ठीक है। तो देखिए आपको एक क्या बता दिया हुआ है, किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण
क्रांति कोण कितनी है, आपको एंगल दे दिया हुआ है। प्रकाश किरण इस प्रकार आया, यहाँ पे दे दिया हुआ है 30 डिग्री, और प्रकाश की किरण यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री पे चली जाती है। तो यहाँ क्या दे दिया हुआ है कि यदि माध्यम से निर्वात संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो वही साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू वी अपॉन में सी, यहीं से फॉर्मूला। तो साइन आई कितना है 30 दिया हुआ है, आर कितना है 90 है, क्या निकलेगा साइन, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, आई का 30 और साइन आर का वैल्यू 90। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है, और साइन आर 90 का वैल्यू कितना 1, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन में क्या है सी अपॉन में, यहाँ से हम अभी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्रकाश के वेग मतलब चाहिए, कितना हो जाएगा सी तो जानते हैं सी कितना होगा, सी 3 × 10⁸, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। देखिएगा यहाँ पे जो प्रकाश की चाल होगी देख लीजिए फिर से 1 क्या आया था, देखिए 1 आया है 2 इक्वल टू वी अपॉन में सी को उधर पे देंगे, सी कितना होता है प्रकाश की चाल होती है, तो 3 × 10⁸ 10⁸ अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू वी, 2 से भाग देंगे 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 1.2 मतलब 1.5 तो कौन हो जाएगा 2 से काटेंगे 1.5, तो ये आंसर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, +3 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है मीटर में निकालना है। तो सबसे पहले हमको तुल फोकस निकालना मतलब तुल क्षमता निकालना होगा। तुल क्षमता क्या होगी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, +3 और -2, तो तुल क्षमता होगी वो 1 डायोप्टर होगा। क्या किए 3 में से 2 को घटा दिए 1 डायोप्टर। अब 1 डायोप्टर को किस में बदलेंगे हम लोग, हमको इसको फोकस में बदलते हैं 1 डायोप्टर को फोकस में, तो क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर है तो यहाँ पे F इक्वल टू 1 अपॉन में क्या डालेंगे P, ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में लेवल ऑफ इसका कौन हो जाएगा 1 मीटर आंसर है 1/1, तो 1 मीटर, तो 41 का कौन हो जाएगा, सेंटीमीटर में होता तो हम लोग क्या कितना डालते हैं 100, तो इसका जो 41 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 1 मीटर, 1/1 तो 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, जो खगोलीय सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें अंतिम प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच का कालांतर होगा, तो उनके बीच का कालांतर जब मिल रही है क्या है समान आयाम के तरंग है तो क्या है कालांतर मतलब क्या है कि जब 2 प्रकाश की तरंगें मिलती है तो आई इक्वल टू क्या होता था आई इक्वल टू आई नेट जो I1 प्लस I2 प्लस 2√√I1 × I2 cos phi होता था ना, तो यहीं से जो cos phi का जो आता था, ठीक है, उनके बीच का कालांतर होगा, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा, तो अधिकतम होने के लिए जो परिणामी तरंग होता था वो 0 होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए 0, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी घटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रति की पुष्टि करता है, तो ध्रुवण है जो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगों की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण है, तो ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का जो कोण होता है वो होता है कितना, तो होता है 45 मतलब 90 डिग्री, ठीक है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तथा ध्रुवण तल के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन
की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा, ठीक है, प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रही है, या पहले बढ़ती है फिर नियत हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा बढ़ती है, ठीक है। जैसे प्रकाश वैद्युत ऊर्जा की घटना आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर जो वैद्युत धारा होती है क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे अधिक होता है? एक्स किरण का, लाल प्रकाश का, नीला प्रकाश का या पीला प्रकाश का, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा लाल प्रकाश का। लाल प्रकाश का जो निरोधी विभव होती है क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। यहाँ से ये भी बात कर सकते हैं, जिसकी आवृत्ति कम होती है उसकी निरोधी विभव भी कम होती है, ठीक है। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है उसकी निरोधी विभव ज़्यादा होती है। या जिसकी तरंग दैर्घ्य, ये भी जा से जिसकी तरंग दैर्घ्य, यहाँ से सुनते रहिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है उसकी आवृत्ति कम होती है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस बात को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी निरोधी विभव भी कम होगी, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी निरोधी विभव भी ज़्यादा होगी। तो इसका क्या है, आवृत्ति लाल रंग का सबसे अधिक होती है, जिस कारण से इसका निरोधी विभव भी सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है। तो द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है, वो यहाँ से आप फार्मूला लिख सकते हैं, E=h से होता है, या E इसी को लिख सकते हैं hc/λ, या E=mc²। ये दोनों को इक्वल कीजिएगा तो जो नेट जो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहीं से इक्वल होता है, तो यहाँ से जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए नंबर, λh/p, ऑप्शन ए। मतलब ई को =mc² और hc/λ को आप इक्वल कीजिएगा तो ऑप्शन ये यहाँ पे लगेगा। जैसे देखिए mc² लिखेंगे इसको, =hc/λ, h से मतलब c से एक c कट गया और यहाँ से m कहाँ आया, इसके m और c को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, मतलब मास और प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल वेग हुआ, तो द्रव्यमान इंटू वेग p होगा, p नीचे आया, लेमडा के ऊपर, तो h/p यहाँ से फार्मूला बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के भूतल ऊर्जा स्थल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π होता है, h/2π। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। तो कौन सा इसमें है जो लाइमन श्रेणी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़े होंगे लाइमन श्रेणी, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रेकेनफुंड, ठीक है। उसमें कौन दृश्य होती है, कौन प्राइवेट होती है, तो उस पूरे पार्ट को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रेणी पड़ती है। तो लाइमन श्रेणी है वो किस में पड़ती है, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी जो होती है वो पराबैंगनी में पड़ती है, ठीक है, पराबैंगनी। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। तो अल्फा अल्फा होता है, अल्फा कण वो हीलियम के नाभिक के समान होती है, ठीक है। तो हीलियम का परमाणु संख्या मतलब कितना होगा, 2, तो 2 प्रोटॉन के समान। इसका कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा होती है। तो एक एएमयू में जो ऊर्जा होती है, ठीक है, जो एक एएमयू में जो ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन और नाभिकीय संलयन। तो इसमें जो आंसर होगा, जो सूर्य में जो रिएक्शन होता है क्या होता है, जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। यहाँ से परमाणु बम होता है, तो जो परमाणु बम क्या होता है, परमाणु बम जो देखते हैं वो नाभिकीय विखंडन।
इसको लिखिएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है। अगला, पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है, धनात्मक ऋणात्मक इनमें से कोई नहीं, तो पी टाइप हो एन टाइप हो उदासीन ही होता है। अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम, अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव होता है। जो जर्मेनियम डायोड होता है उसका प्राचीर विभव होता है। तो जर्मेनियम डायोड का जो प्राचीर विभव होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है। जो आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है और 1 और 0 के बीच होता है। ठीक है, 1 और 0 के बीच है, 0 1 के बीच होता है। तो ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगी, मतलब इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितनी हो जाएगी, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या ध्यान देने वाले थे कि फाई इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं से यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है विद्युत फ्लक्स है, तो फाई इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से यहीं से एप्सिलॉन, यहाँ से क्या लगा सकते हैं हम 1 अपन में 4 पाई। यहाँ पे जानते हैं, देखिए हम ये चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, यहीं से 4 पाई को उधर भेज देते हैं, तो 1 अपन में एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन में एप्सिलॉन को, तो उधर 4 पाई को भेज 9 चुका 36 पाई गुने 10 के पावर 9। 1 अपन में क्या एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, 10 का 36 पाई गुने 10 के पावर 9। अब यहीं से क्या है 10 माइक्रो कूलम है आवेश है, तो अब इसको क्या कीजिएगा, 10 माइक्रो कूलम है तो इसको नीचे लिख दीजिए, तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा फाई इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन, क्यू की जगह वैल्यू रखिए, क्यू की जगह वैल्यू एप्सिलॉन के 1 अपन एप्सिलॉन है ये है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा दीजिए 10 माइक्रो कूलम का। ठीक है, इसी में जस्ट मल्टीप्लाई कराएंगे 10 माइक्रो कूलम का, जो आंसर आ जाएगा, देखिए इसी में कराते हैं, गुने ये होगा गुने 10 गुने 10 के पावर -6, तो क्या हो जाएगा, बचेगा 9 में से 6 गया 3 और एक ही जुड़ जाएगा, तो 36 पाई गुने 10 के पावर 4 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वप्रेरक एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई होती है। मतलब स्वप्रेरक एल और कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई होती है, तो उसकी इकाई जो होती है वो ओम होती है। ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन, एक आवर्धन लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धन क्षमता होगी। एक आवर्धन लेंस जिसकी 12 डायोप्टर है की आवर्धन क्षमता होगी, तो ये आपको इसमें लेंस सूत्र भी लगेगा, एम, ये फॉर्मूला लगाएगा एम अपन में भी अपन में यू। ठीक है, यहाँ से बनेगा एक फार्मूला एम इक्वल टू डी अपन में एफ प्लस 1। यहाँ से हम लोग निकालेंगे हमको। ठीक है, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे, तो वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा वो आपका 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, अगला बूस्टर का जो नियम है वो होता है म्यू इक्वल टू 10 IP। ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, तो अधिक लंबाई पे प्राप्त होगा। ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन, नैंड द्वारा बुलियन बीज गणितीय है, तो और गेट का जो होता है क्या होता है, ए प्लस बी, और गेट का बुलियन ए प्लस बी। एंड का क्या हो जाएगा, ए एन डी, एंड का क्या होता है, ए इंटू बी, वाई इक्वल टू ए इंटू बी। नोट का क्या हो जाएगा, नोट का होता है वाई इक्वल टू ए बार। ठीक है, उसके बाद यहीं से क्या आएगा नैंड, तो नैंड का होता है ए इंटू बी
ठीक है, वाई इक्वल टू ए इंटू बी पे पावर बार, ये हो जाएगा नेंड का। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन, एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग होता है? जो एक समतल तरंगाग्र होता है वो निम्न में से किसका भाग होता है? तो गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र दोनों का था, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित तार्किक परिपथ का इसका जो आंसर हो जाएगा क्या है? निम्नलिखित में तार्किक परिपथ का आउटपुट है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एंड है और यहाँ पे नोट है। तो यहाँ से भेजेंगे ए और बी, तो वाई इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ तक, यहाँ पे निकलेगा ए इंटू बी, यहाँ पे नोट लगा है इसको बदल देगा, बार दोनों पे लग जाएगा, और वाई इक्वल टू कौन हो जाएगा? ए बार डॉट बी बार। तो ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगर प्रकाश का वेग हवा में इतना इतना, जल में इतना इतना हो तो उसका क्रांति कोण क्या होगा? इसके लिए तो यही साइन क्या हो जाएगा? साइन सी अपॉन में साइन आर, 90 डिग्री पे तो जाबे करता है वहाँ पे। मतलब देखिए ये क्या है, यहाँ से प्रकाश गई है इस प्रकार, यहाँ मुड़ गई। यहाँ पे कितने डिग्री एंगल होता है? आई। यहाँ पे क्रांति कोण मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे वाटर से एयर में गई, तो यहीं से हम रखेंगे फार्मूला, साइन सी इक्वल टू अपॉन में साइन आर इक्वल टू 2 गुने 10 के पावर 8 अपॉन में 3 गुने 10 के पावर 8। 10 के पावर 8 से 8 कट गया, और जो साइन आर का तो जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो साइन सी का जो वैल्यू आया 2 अपॉन में 3 आएगा। साइन क्या है? साइन सी का जो वैल्यू आया वो 2 अपॉन में 3। तो यहीं से आंसर देख लेते हैं कितना है। तो साइन, हाँ, तो इन्वर्स में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो इसका आंसर हो जाएगा वो साइन इन्वर्स 2 अपॉन में 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अबिंदुकता दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उम्र बीत जाता है तो ये हो जाता है, ठीक है। कांच के लिए किस रंग का आवर्धनांक अधिकतम होता है? तो कांच के लिए जो अधिकतम आवर्धनांक होगा वो बैगनी के लिए बैगनी का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, जो व्यतिकरण जो फ्रिंज होती है उसकी चौड़ाई होती है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग क्रमशः ई तथा वीडी हो तो संचालकता होगा। तो जो संचालकता होगा वही म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन में ई वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वीडी अपॉन में ई, मोबिलिटी, ठीक है, जिसी को बोलते हैं, मतलब इरिस्पेक्टिव द कंडक्टिविटी ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है, तो म्यू डी क्या है, यहाँ से वी डी अपन में ये फार्मूला आ जाएगा। म्यू इक्वल टू एक फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा, एक म्यू इक्वल टू एक फार्मूला होता है, क्या होता है? वी डी अपन में ई। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन, किसी एलसीआर परिपथ की ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का क्षय कैसे होता है एलसीआर परिपथ में? तो देखिए मान लीजिए इसमें लगा होगा क्या है, कोई देख लीजिए, कोई इसमें मान लीजिए एक प्रेरक कुंडी लगा है, एक संधारित्र लगा है, और एक क्या लगा हुआ है? एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इसके लिए 1/2 LI स्क्वायर हो जाता है, इसके लिए 1/2 CV स्क्वायर होता है, ठीक है। तो किसके लिए होता है? ऊर्जा क्षय होता है, तो प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय होता है, ठीक है, परफेक्ट रूप से। तो कौन हो जाएगा? प्रतिरोध में, ऑप्शन ए नंबर इसके लिए। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है किसके कारण? तो प्रतिरोधकता में। तो चलिए इस वीडियो हम लोग रहने देते हैं इतना ही तक। ये ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का पूरा हुआ कंप्लीट।